आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रिंट इन जापान। यानी कि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने दी फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स था, जिसमें कि बेसिकली हम लोगों ने चाइना के बारे में पढ़ा था, और आज हम लोग पढ़ेंगे जापान के बारे में। ठीक है, चलिए तो जानते हैं कि आखिर जापान में ऐसा क्या खास बात था उस समय पे प्रिंट को लेकर। तो आप टॉपिक बना सकते हैं कि प्रिंटिंग डेवलप्ड इन जापान, यानी कि जापान में प्रिंटिंग किस प्रकार से डेवलप हुआ, किस प्रकार से सामने आया, है ना, लोग किस प्रकार से जानने लगे प्रिंटिंग के बारे में। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आप हेडिंग बिल्कुल वो डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, और इसके अंदर हम लोग ये लगभग 5 पॉइंट हमारे पास है, इस 5 पॉइंट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान अराउंड AD 768 से लेकर 770। ठीक है, अब ये डेट क्या है, इस डेट को थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिए। इग्नोर मतलब ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दीजिए, इसके ऊपर भी हम लोग आएंगे, लेकिन ऊपर आइए पहले ध्यान से इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ था। देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया। देखिए आपको मालूम है कि चाइना हो गया और जापान हो गया, खास करके ये दो ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर कि बुद्ध भगवान का बहुत ज़्यादा पूजा होता है, बहुत ज़्यादा, है ना। यानी कि जितना हम लोग इंडिया में बुद्ध भगवान को नहीं मानते हैं, इससे कई ज़्यादा बुद्ध भगवान को, हालांकि इंडिया में भी लोग मानते हैं बुद्ध भगवान को, ऐसा नहीं है कि नहीं मानते हैं, लेकिन जितना क्रेज महात्मा बुद्ध का जापान और चाइना में है उतना क्रेज हमारे भारत में नहीं है। बात समझ में आ रही है, ये हकीकत है, ये हम नहीं कह रहे, ये डाटा कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रहा है चाइना का। चाइना में लोग बुद्ध धर्म को ज़्यादा मानते हैं, है ना, यानी कि अपने बुद्ध भगवान का वो लोग ज़्यादा पूजा करते हैं। हालांकि जन्म उनका हमारे इंडिया में हुआ, वो भी इंडिया ही में हुआ, लेकिन उनको आज पूजा जाता है सबसे ज़्यादा चाइना और जापान में, है ना। तो वही यहाँ पे कहा गया कि बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना, मतलब कि ऐसे, अच्छा मिशनरीज का मतलब ऐसे लोग जो कि अपने धर्म को फैलाते हैं, है ना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज के दौर में हमारे भारत के भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हिंदू रिलीजन को अलग अलग कंट्री में फैला रहा है ना, इस्कॉन टेम्पल बना के। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका इस्कॉन टेम्पल बना के, यानी कि राधा कृष्ण जी का मंदिर बना के वहाँ पे हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वही यहाँ पे बात कहा गया है कि बुद्धिस्ट मिशनरीज, यानी कि जो बुद्ध भगवान को मानते हैं, जो उनके धर्म प्रचार को यानी कि उनके प्रचार को आगे बढ़ाते हैं, लोगों को बताते हैं कि बुद्ध भगवान ऐसे थे वैसे थे, इनका पूजा कीजिए, इनको मानना चाहिए, है ना। यानी कि बुद्ध भगवान का बेसिकली जो मानते हैं उनको, जो उनके धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं बुद्धिस्ट मिशनरीज। तो चाइना के बुद्धिस्ट मिशनरीज ने, यानी कि चाइना के ऐसे लोग जो कि बुद्ध भगवान को मानते थे, उन लोगों ने बुद्ध भगवान के बारे में अलग अलग जगहों पर लोगों को बताया। वो लोग प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, वो भी कैसा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी चाइना से लेकर चला गया कहाँ पे, जापान में। देखो पहले ना ये चीज़ बड़ा कॉमन था, मतलब लोग घूम घूम के अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, है ना। जैसे बुद्ध भगवान को हम मानते हैं तो आप भी बुद्ध भगवान को मानिए, ऐसा लोग कहते थे। हम राधा कृष्ण जी को मानते हैं तो आप भी राधा कृष्ण जी को मानिए। हम महादेव जी को मानते हैं, आप भी महादेव जी को मानिए। हम अल्लाह का पूजा करते हैं, आप भी अल्लाह का पूजा कीजिए। इस प्रकार का पहले चलता था। आज तो हल्का फुल्का कम हो गया है, लेकिन आज भी जारी है ये चीज़, है ना। तो उस समय पे वही चीज़ था। तो चाइना के बुद्धिस्ट मिशनरीज लोग, यानी कि ऐसे लोग जो कि बुद्ध भगवान को मानते थे, वो लोग अपने धर्म प्रचार करने के लिए निकले, यानी कि बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए वो लोग निकले, और निकलते 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 वो लोग पहुँच गए जापान। और जैसे ही वो लोग जापान गया तो वहाँ पे उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। मतलब कि अभी फ़िलहाल वहाँ से हाथ से बनाया जा रहा है, ठीक है, मशीन का भी नहीं आया है, हाथ से। ठीक है, आगे लेकिन कब भाई, AD 768 से लेकर 770 के बीच में। अब AD क्या होता है, AD का मतलब एनो डोमिनी, याद कीजिए, है ना, एनो डोमिनी। एक होता है BC और एक होता है AD, समझिएगा इस चीज़ को। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, और AD का मतलब उसके जन्म के बाद, है ना। बहुत सारे लोग इसको कहते हैं आफ्टर डेथ, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। आफ्टर डेथ नहीं होता है, वो एनो डोमिनी होता है। कौन सा, आफ्टर क्राइस्ट एसी होना चाहिए। हाँ AC होना चाहिए था, आफ्टर क्राइस्ट, लेकिन बहुत सारे लोग इसको आफ्टर डेथ भी कहते हैं, नहीं, जो कि गलत है। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। बात समझ में आ रही है। और अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे आपने दो चीज़ तो जाना, एक होता है AD और एक होता है BC। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, AD का मतलब एनो डोमिनी। लेकिन ऐसे बहुत सारे हिस्टोरियन हमारे हुए इतिहास में, यानी कि हमारे सामने, हमारे समाज में ऐसे बहुत बड़े इतिहासकार हुए जो कि क्रिश्चियन के इस प्रकार के डेट को याद रखने का तरीका उन लोगों को पसंद नहीं आया। यानी कि वो लोग
BC और AD को नहीं मानते थे, तो उन लोगों ने कॉन्सेप्ट लाया BC के जगह पर BCE। समझ गए इस चीज़ को? जो आदमी ईसा मसीह को नहीं मानते हैं, यानी कि जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते हैं, उन लोगों ने BC के बदले पे क्या लाया? BCE। BC का मतलब क्या था? बिफोर क्राइस्ट। जो लोग बुद्ध भगवान को नहीं मानते हैं उन्होंने ला दिया BCE, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। और AD के बदले में क्या आ गया? जो लोग ईसा मसीह को नहीं मानते हैं उसके बदले AD के लिए क्या आ गया? CE, यानी कि कॉमन एरा। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा इस चीज़ को हमेशा कि जो हम लोग AD और BC जानते हैं ईसा मसीह को जन्म को लेकर, उसके जन्म को क्या माना गया? एक सेंट्रल पॉइंट माना गया। उसके जन्म के पहले को हम लोग कहेंगे BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, और उसके जन्म के बाद को हम लोग कहेंगे एनो डोमिनी। तो जो इंसान ईसा मसीह को नहीं मानता है वो चाहता है कि हम इसके तौर तरीक़ों को ना अपनाएं, हमारा खुद का अपना तौर तरीका होगा, तो BC के जगह पर हमारे हिस्टोरियन ने इंट्रोड्यूस क्या कर दिया? BCE, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। और एनो डोमिनी के बदले में उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया CE, यानी कि कॉमन एरा। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो वही यहाँ पे एनो डोमिनी लिया गया है, यानी कि 768 से लेकर 770 के बीच में चाइना से जापान में हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो चुका था, और ये बहुत पहले का बात है। सोचिए, ये अभी हम लोग 700 में ही चल रहे हैं, आज हम लोग कितना है? 2000 में है, 2022, और ये अभी हमारा 700 में ही है। सोचो कितना पुराना ये बात है ना? लेकिन उस समय पे हैंड प्रिंटिंग, केवल मशीन वाला नहीं, हाथ से छापना, हाथ से कॉपी करना, इस प्रकार का टेक्नोलॉजी आ चुका था जापान में। आगे, द ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इन AD 868 इज द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र कंटेनिंग 6 शीट्स ऑफ टेक्स्ट विथ वुड कट इलिस्ट्रेशन। अब देखिए, मैं आपको डायमंड सूत्र दिखाना चाहूँगा, आप देखना चाहेंगे तो आप इसको देख सकते हैं NCERT के पेज नंबर 154 में, फिगर नंबर 2 में नीचे लिखा हुआ है अ पेज फ्रॉम डायमंड सूत्रा, है लिखा हुआ है ना? तो आप अपने ऑनलाइन वाले बच्चे आप इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल NCERT बुक को अपने सामने रखिए, वहाँ पे आपको एक फिगर नंबर दिखेगा 2, पेज नंबर 154 में, जिसमें लिखा हुआ है पेज के नीचे अ पेज फ्रॉम द डायमंड सूत्र। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको सूत्रा भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो जापान का सबसे पुराना बुक कब प्रिंट हुआ? 868 AD में। ठीक है, और इज द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र, मतलब कि उस बुक में जो है ना, डायमंड सूत्र जो बुक है आपका, बेसिकली उसका नाम है, उसमें बुद्धिस्ट के बारे में लिखा गया था, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में लिखा गया था। बात समझ में आ रही है? बौद्ध धर्म के बारे में लिखा गया था, और उस बुक में मात्र 6 गो पन्ना था। सोचो, मतलब इतना पतला बुक, मात्र 6 पन्ना, बस 6 पन्ने का एक किताब बन गया। कंटेनिंग 6 शीट्स फॉर ऑफ टेक्स्ट एंड वुड कट इलिस्ट्रेशन, उसमें मात्र 6 पन्ना था। और वो पन्ना किस प्रकार का था? उसमें ना, उस पन्ने को यदि आप गौर से देखेंगे अपने बुक में भी, तो कहीं कहीं पर ना वुड कट इलिस्ट्रेशन है, मतलब कि लगता है कि लकड़ी थोड़ा क्या हुआ है वहाँ पे, काटा हुआ है, यानी कि खुरदरा टाइप का वहाँ पे बना हुआ है, इस प्रकार का। तो ये आपका बुक हो गया। उसके बाद पिक्चर्स वेयर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल्स, प्लेइंग कार्ड्स एंड पेपर मनी इन medieval Japan. Poets and prose writers were regularly published and books were cheap and abundant. लेकिन जैसे जैसे हमारा समय बदला, वैसे वैसे जापान में भी मैकेनाइज्ड प्रिंटिंग प्रेस आ गया, है ना? और आज आपको मालूम है जापान कितना विकसित देश है कि नहीं? यानी कि जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे वहाँ पे भी प्रिंटिंग मशीन हमारा आने लगा, और जब प्रिंटिंग मशीन वहाँ पे आ गया, पूरी तरीके से छा गया, तो टेक्सटाइल पे भी पिक्चर को प्रिंट किया जाने लगा, यानी कि कपड़ों पे, जैसे हम लोग देखते हैं ना आज के दौर पे कपड़ों पे कोई डिजाइन बना हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, इस प्रकार का, है ना? तो टेक्सटाइल पे पिक्चर बनाने जाने लगा। प्लेइंग कार्ड्स वही जो ताश हम लोग खेलते हैं ना, जो हम लोग मैथ में भी पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, याद कीजिए, सफल कार्ड जिसको हम लोग कहते हैं, वो हो गया। फिर से पेपर मनी, यानी कि पेपर मनी भी वहाँ पे छापा जाने लगा था प्रिंटिंग के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन medieval जापान का मतलब, अच्छा, हमने हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा है, एंशियंट, medieval और मॉडर्न। तो ये बात हो रहा है कब का? medieval का, यानी कि बीच वाले समय का बात हो रहा है जापान का। ठीक है, उस समय पे हमारे पोएट्स हो गए, प्रोज राइटर्स हो गए, वेयर रेगुलरली पब्लिश्ड एंड बुक्स वेयर चीप एंड अबंडेंट, यानी कि जापान के उस समय पे जो पोइट हुआ करते थे, जो लेखक, कवि, साहित्यकार, ये सारे जो लोग हुआ करते थे, वो लोग अपने चीज़ों के बारे में लिखते थे, यानी कि जिनका उसमें इंटरेस्ट होता था वो लोग उसके बारे में लिखते थे और उनको पब्लिश भी करवाते थे, है ना? और जब पब्लिश होता था तो उनके किताब बड़ा ही सस्ते में मिलते थे, जिनकी वजह से लोग उनको पढ़ना ज़्यादा चाहता था, है ना? अब देखो, कोई भी चीज़ सस्ता मिलेगा और लोगों के अंदर
उत्सुकता है कि हम उसके बारे में पढ़े जाने, तो ऑब्वियस सी बात है लोग उसको खरीदेगा, पढ़ेगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे है, सस्ता था, साथ ही साथ एबंडेंट था, मतलब कि बहुत बड़े लेवल पे मिल जाता था, आपको बुक खरीदने के लिए भटकना नहीं पड़ता था, कहीं भी दुकान पे गए आपको मिल जाता था। इस प्रकार से जापान में था उस समय पे। उसके बाद प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लीड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि अब वहाँ पर इतना ज़्यादा पिक्चर प्रिंटेड मटेरियल बेसिकली छापा जाने लगा कि पूरी तरीके से वो जो है ना पब्लिशिंग प्रैक्टिस को ही चेंज कर दिया। मतलब ये हो गया कि छापने का जो तौर तरीका था वहाँ पे उसको बदल दिया गया। जैसे पहले क्या होता था ना कि जैसे पहले तो हमारे पास प्रिंटिंग नहीं था, तो उस समय पे ये होता था जापान में कि केवल लिख दिए काम चल गया। लेकिन आज के दौर में यदि देखा जाए कोई भी ऐसा बुक नहीं होगा जिसमें कि केवल टेक्स्ट हो, उसमें आपको पिक्चर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से वहाँ पे क्या हुआ, पूरी तरीके से प्रिंटिंग का ना एक कल्चर ही बदल गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो वहाँ पे लोगों को इंटरेस्ट भी जाने लगा, भाई पढ़ना चाहिए, क्या लिखा गया है हमारे बड़े बड़े इतिहासकार के लोगों के द्वारा, तो वो लोग पढ़ने में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाने लगे। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद आप हेडिंग डाल सकते हैं, क्या है हेडिंग आपका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स वेयर प्रिंटेड इन जापान, यानी कि जापान में अलग अलग प्रकार का बुक छप रहा था उस समय पे। कौन सा बुक था भाई, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। इन द लेट 18th सेंचुरी ईडो लेटर टू बी नोन एज टोक्यो, समझिएगा ध्यान से, आज जिसको हम लोग टोक्यो के नाम से जानते हैं वो आपका क्या था पहले, ईडो। अच्छा टोक्यो क्या है भाई, जापान का राजधानी है, कैपिटल है, याद रखिएगा, है ना। जैसे हमारे इंडिया का दिल्ली है ना, न्यू दिल्ली, उसी प्रकार से जापान का कैपिटल है आपका टोक्यो। टोक्यो का पहले नाम था ईडो, ये एक नंबर में पूछ लिया जाएगा, याद रखिएगा, है ना। टोक्यो का पहले नाम था ईडो, यानी कि टोक्यो जो कि आज हमारा जापान का कैपिटल है, उसको हम लोग पहले ईडो कहते थे, लेकिन अब हम लोग टोक्यो कहते हैं। तो इन द लेट 18th सेंचुरी ईडो इलस्ट्रेटेड collections of printing depicted an elegant urban culture involving artisans, courtesans and tea house gatherings। मतलब कि जिसको आज हम लोग टोक्यो के नाम से जानते हैं वो पहले फेमस था ईडो के नाम से, और वो बहुत विकसित देश था, सॉरी देश नहीं कह सकते हैं उसको, बहुत ही विकसित जगह रहा होगा उस समय पे ईडो, ठीक है। और इतना ज़्यादा विकसित था, अब देखो किसी भी कंट्री में जो सबसे ज़्यादा विकसित, जो सबसे ज़्यादा आगे राज्य रहता है ना, उसी को बना दिया जाता है कैपिटल। जैसे हमारे भारत का एग्जाम्पल लीजिए आप, दिल्ली में हमारे दिल्ली सुल्तान कितना लंबे समय तक राज किए, है ना। दिल्ली के अलग अलग सुल्तानों ने वहाँ पे अलग अलग समय पर राज किया, और जब वो राज किए ना तो केवल दिल्ली को लूटा नहीं उन्होंने, बल्कि दिल्ली को उन्होंने मजबूत भी बनाया। कभी आपको मौका मिले दिल्ली जाने का तो जितना किला पुराना आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में, उतना कहीं नहीं मिलेगा देखने को। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है आपका रेड फोर्ट, देख लीजिए रेड फोर्ट, है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि उस समय पे ईडो यानी कि टोक्यो बहुत ज़्यादा फेमस था, इतना ज़्यादा फेमस था कि देखिए इलस्ट्रेटेड कलेक्शंस ऑफ पेंटिंग्स, यानी कि जहाँ जहाँ आपको नज़र पड़ता वहाँ वहाँ आपको केवल और केवल पेंटिंग ही देखने को मिलता, वो भी प्रिंटेड पेंटिंग, ठीक है ना, छापा हुआ। डिपिक्टेड एन एलिजेंट अर्बन कल्चर, मतलब कि ऐसा दिखने में लग रहा था कि मतलब शानदार, एक ऐसा शहर है जो कि बहुत ही शानदार है, विकसित है, इस प्रकार का उस समय पे ईडो देखने में लगता था। इन्वॉल्विंग आर्टिसंस, कॉर्टिसंस एंड टी हाउस गैदरिंग्स, इतना ज़्यादा वो विकसित था कि वहाँ पे बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग रहते थे, कॉर्टिसंस रहते थे, यानी कि छोटे मोटे काम करने वाले लोग से लेकर बड़े बड़े वाले लोग भी वहाँ पर रहते थे। इसके साथ ही साथ वहाँ पे टी हाउस गैदरिंग, लेकिन जानते हो जापान में ना एक कल्चर आज भी वहाँ पे ये है कि वहाँ पे भी ना लोग आज जो है ना चाय पीते हैं सब मिलजुल के। हालांकि इंडिया में भी ये कल्चर है कि जहाँ पे चाय का टपरी लगा हुआ है वहाँ पे सभी लोग चाय पीते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे ना चाय पीने का एक कल्चर ही अलग है। मतलब कि वहाँ पे आप चाय पीने के लिए जाएंगे और आप खड़े खड़े चाय पी लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पे आपको बैठा के एकदम अस्थिर से बैठा के पिलाया जाएगा आपको चाय। तो चाय का कल्चर वहाँ पे भी है, ठीक है। तो मतलब कि बेसिकली आप यहाँ पे ये जान गए कि उस समय पे ईडो, जिसको आज हम लोग टोक्यो के नाम से जानते हैं, वो उस समय से फेमस था, इसीलिए उसको जाकर बाद में कैपिटल जापान का बना दिया गया होगा, है ना। बहुत शानदार था, यानी कि हर एक प्रकार के लोग वहाँ पे रहते थे, अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर भीड़ लगता था वहाँ पे, अलग अलग जगहों पर आपको दीवारों पर, घर के बड़े बड़े पोस्टर्स में आपको देखने को मिल जाते थे वहाँ पे प्रिंटेड मटेरियल, ठीक है। ये चीज़ था वहाँ पे। आगे बढ़ते, लाइब्रेरीज एंड बुक स्टोर्स वेयर पैक्ड विथ हैंड प्रिंटेड मटेरियल ऑफ वेरियस टाइप्स, यानी कि वहाँ पे बाद में तो हमारा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी तो वहाँ पे आया ही मशीन वाला, लेकिन प्रिंटिंग जब नहीं आया था उसके पहले भी, अब ऐसा नहीं है कि प्रिंटिंग आया तो उसके पहले वो लोग नहीं पढ़ते थे, नहीं, जापान शुरू से विकसित रहा है, जापान शुरू से विकसित रहा है। वहाँ पे जब प्रिंटिंग आया
तो मार्केट तो पूरा बह गया एकदम प्रिंटेड मटेरियल से, वो तो बाद में हुआ। लेकिन जब प्रिंटिंग मशीन वहाँ पे नहीं था तो उस समय पे भी वो लोग कम नहीं था, बहुत आगे थे वो लोग उस समय पे भी। सोचो वहाँ पे, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइब्रेरीज एंड बुक स्टोर्स वेर पैक्ड विद हैंड प्रिंटेड मटेरियल ऑफ वेरियस टाइप्स। यानी कि जब मशीन नहीं आया था तो उस समय पे हाथ से लिखा जाता था, हाथ से छापना, हाथ से पिक्चर बनाना, हर एक प्रकार की चीज़ों को। तो उस समय पे भी वहाँ के जापान के लाइब्रेरी हो गए, बुक स्टोर हो गया, जहाँ पे बुक मिलता था, वो सारा का सारा जगह जो है पूरी तरीके से बुक से भरा रहता था, है ना। यानी कि ऐसा नहीं कि हाथ से बना रहे तो बुक का कमी रहेगा, नहीं। और आज भी जापान के लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज़्यादा वो लोग हार्ड वर्किंग होते हैं। यानी कि हम लोग जो काम 4 घंटे में करते हैं वो मुश्किल से 3 घंटे में करके सल्टा देगा, बड़ा फास्ट होता है वो लोग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि अक्सर जापान में जो है ना सुनामी आते रहता है, अक्सर जापान में तबाही मचता है। लेकिन जब जब उसके पास तबाही आता है, जब जब उस जापान में सुनामी आता है, उतना ज़्यादा वो अपने आप को डेवलप करता है। सोचो कितना आगे वो लोग आज, है ना। आगे तो वहाँ पे बुक किसके किसके ऊपर होता था भाई, बुक्स ऑन वोमेन, औरतों के ऊपर बुक लिखा जाता था, औरतों के ऊपर बुक लिखा जाता था कि औरतें जापान में कैसे रहती हैं, बड़े बड़े औरतें, छोटे छोटे औरतें, गरीब महिलाएं, अमीर महिलाएं, वो अपना जीवन यापन कैसे चलाते हैं, इसके ऊपर भी बुक लिखा जाता था। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि म्यूजिक के ऊपर किस प्रकार से म्यूजिक को बजाना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट क्या लगना चाहिए उसमें ताकि मधुर आवाज़ निकले, इस प्रकार के चीज़ों को भी बुक में लिखा जाता था। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के ऊपर भी हुआ था। उसके बाद टी सेरेमनी। अब देखो जापान में ना कल्चर है टी सेरेमनी। टी सेरेमनी में बेसिकली ये होता है कि एक तरीके से जैसे हम लोग बर्थडे उड्डे नहीं मनाते हैं, उसी प्रकार से वो लोग ना चाय का पार्टी रखता है। सोचो मतलब कि सारे लोग आएंगे, बातचीत करेंगे, गप्पे सप्पे लड़ाएंगे और आपस में मिलके चाय पियेंगे। तो टी सेरेमनी के बारे में भी लिखा जाता था कि किस किस प्रकार के लोग आते थे टी सेरेमनी में, कैसे चाय बनता था, कैसे चाय पीते थे लोग, है ना। ये सारा कुछ उसमें लिखा रहता था बुक में। उसके बाद फ्लावर अरेंजमेंट, यानी कि किस प्रकार से घर को सजाया जाए फ्लावर से, इस प्रकार का स्टेज को, या फिर अपने किसी प्रकार का बर्थडे वड्डे है, सेरेमनी है, तो उसमें फ्लावर को कैसे अरेंज करना चाहिए, इसके ऊपर भी बुक लिखा हुआ होता था। उसके बाद प्रॉपर इटिक्विट। प्रॉपर इटिक्विट का मतलब जानते हो क्या होता है? इटिक्विट का मतलब होता है शिष्टाचार। शिष्टाचार का मतलब हो गया थोड़ा बहुत अपने बड़ों का, अपने टीचर्स का, अपने माँ बाप का, अपने दादा दादी का किस प्रकार से आदर करना है, उसको किस प्रकार से रेस्पेक्ट देना है ना। ये भी चीज़ उसके बारे में लिखा हुआ होता था आपके बुकों में। और आज भी आप कभी भी देखेंगे तो जापान के लोग ना अपने मेहमान को भगवान समझते हैं आज भी। वो कल्चर हमारे इंडिया में भी है, लेकिन मेहमान हमारे घर पे ज़्यादा दिन रहने के बाद हमारे मुंह से क्या निकलता है कि अतिथि तुम कब जाओगे, है ना। लेकिन वहाँ पे चीज़ नहीं है, वहाँ पे वो लोग ना अपने अतिथि को भगवान मानते हैं। समझ रहे बात को। और आपने कभी ना कभी मूवी में ये चीज़ देखा होगा कि उन लोगों का ना आदर करने का तरीका भी बड़ा मस्त है। अपने सर को झुका के वो लोग आगे अपने सामने जो भी हैं उनके आगे अपने सर को झुका के उनका वेलकम करते हैं, है ना। तो कल्चर बड़ा अच्छा है, कल्चर में कोई डाउट नहीं है जापान में। आगे कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस, इसके साथ ही साथ रेसिपी, खाना कैसे बनाया जाए, इसके साथ ही साथ फेमस प्लेसेस के बारे में भी वहाँ पे लिखा हुआ होता था वहाँ के सारे बुकों में। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जापान जो है ना प्रिंटिंग मशीन पे डिपेंड नहीं था पूरी तरीके से। वो जब वहाँ पे प्रिंटिंग मशीन नहीं आया था उसके पहले भी वो लोग क्या था, बहुत ही विकसित था, है ना। यानी कि बुक का वहाँ पे कभी भी कमी नहीं हुआ। तो वो लोग लगातार आगे बढ़ते चले गए। और जब प्रिंटिंग मशीन वहाँ पे आया तब तो बात ही नहीं था कुछ कहना, तब तो वो लोग और छा गए होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किस प्रकार से जापान में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया इसके बारे में आपने जाना। इसके साथ ही साथ जब उनके पास प्रिंटिंग मशीन नहीं था उस समय पे वो लोग किस प्रकार से अपने कामों को करते थे, किस प्रकार से बुक वो लोग अलग अलग टॉपिक पे लिखते थे, इसके बारे में भी आपने जान लिया, है ना। चलिए तो ये हो गया आपके जापान के बारे में। अगले वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रिंट कम्स टू यूरोप, यानी कि यूरोप में अब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आने वाला है ना। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ तक में कोई डाउट, बात समझ में आ रही है? चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।